हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज में पिथौरागढ़ के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज पिथौरागढ़ भाग 3 हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और शुरुआत में ही है, मतलब ज्यादा अभी आपने तैयारी करी नहीं है, अधिक समय आपको अभी हुआ नहीं है तैयारी करते हुए, तो आप इस सीरीज को अवश्य फॉलो कीजिए। उत्तराखंड कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका जिला दर्शन ही है। आप छोटी छोटी चीजें जिले के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि इसमें आपको जिले की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिसमें संस्थान से लेकर सारी चीजें, छोटी छोटी बारीकियां इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। तो यदि आप नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फॉलो कीजिए सीरीज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं जनपद पिथौरागढ़ भाग 3, ठीक है। देखो, पिछली क्लास में हम पिथौरागढ़ की भौगोलिक परिस्थिति वगैरह सब देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं आज अन्य फैक्ट में क्या है। देखो, पिथौरागढ़ में एक अस्कोट वन्य जीव विहार है, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है। राज्य में कुल 7 अभ्यारण्य हैं, जिसमें से एक अस्कोट वन्य जीव विहार अभ्यारण्य भी है, ठीक है, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में। देखो, इसकी स्थापना कब होती है, 1986 में होती है। स्थापना होती है 1986 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 599.93 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लगभग 600 है, लगभग 600 में भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 599 अगर नहीं मिलेगा तो 600 मिलेगा आपको, ठीक है। या 600 मिल जाएगा या फिर 599.93 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और क्यों ये स्थापित किया गया, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु, ठीक है। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु, ठीक है, पिथौरागढ़ में ये स्थापित है। तो कस्तूरी मृग क्या है, हमारा राज्य पशु है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। इसके संरक्षण के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कि पिथौरागढ़ में स्थापित है, इसकी स्थापना 1986 में होती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 599.93। यदि आपको पूरा सही पूछता है, यदि लगभग में पूछेगा तो 600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। अगला देखते हैं, एक है महरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र। महरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थापित है, ठीक है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, जो कि संयुक्त रूप से 2 जिलों में है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो अधिकांश हिस्सा इसका किसमें आता है, पिथौरागढ़ में आता है, ठीक है। महरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र। अगला देखो, खनिज यदि देखें पिथौरागढ़ में कौन कौन से खनिज यहां पर मिलते हैं, इसमें मैग्नेसाइट है, जो कि चंडाक में मिलता है, ठीक है। ये पूछा गया स्थल, चंडाक से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, ठीक है, मैग्नेसाइट है। पिथौरागढ़ जनपद में मैग्नेसाइट का प्रमुख स्थान कौन सा है, चंडाक। इस तरह से सवाल बन सकता है, ठीक है। मैग्नेसाइट चंडाक से मिलता है। इसके अलावा डोलोमाइट, तांबा भी प्राप्त होता है कुछ मात्रा में, ठीक है। डोलोमाइट है, तांबा है, बेस मेटल्स है, ठीक है। और इसके अलावा है सीसा, जो कि राज्य में सर्वाधिक जो प्राप्त होता है पिथौरागढ़ से, ठीक है, राज्य में सर्वाधिक। तो राज्य में प्रथम स्थान है सीसे में, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कृषि यदि आप देखते हैं, खनिज हो गए, कृषि यदि आप देखते हैं, कृषि में यहाँ पर मुख्यतः मक्का। हालांकि पिथौरागढ़ क्या पर्वतीय राज्य है पूरी तरह, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लगभग स्थित है, पूर्णतः पर्वतीय, तो वहां पर ज्यादा कृषि की संभावना नहीं रहती है। फिर भी यहाँ पर मक्का, सांवा, सोयाबीन आदि का उत्पादन होता है, ठीक है। ठीक है, सोयाबीन आदि इनका उत्पादन यहाँ पर होता है। नदी घाटी परियोजना यदि आप देखते हैं यहाँ की,
सबसे पहले है पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वी धौलीगंगा किसमें होगी, पूर्वी धौलीगंगा नदी पर, जो कि पिथौरागढ़ में बहती है, ठीक है। तो 2005 से ये शुरू हो चुकी है, 2005 से शुरू हो चुकी है। 280 मेगावाट की है, ठीक है। 280 मेगावाट की एक परियोजना है जो कि 2005 से शुरू हो चुकी है। और कुमाऊं क्षेत्र में, इसी में, ठीक है, पूर्वी धौलीगंगा में ही फैक्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस, ध्यान रखना आप लोगों ने, पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में पूर्वी धौलीगंगा नदी पर स्थित है। 2005 से शुरू है, ठीक है। 280 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस, यानी कि पहाड़ के अंदर, ठीक है, पहाड़ काट के अंदर, जमीन के अंदर पावर हाउस और सुरंग वाली पहली योजना है, ठीक है, पहली परियोजना ये है। तो देख लीजिए एक बार, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। राज्य में कुल 7 वन्य जीव विहार है, जिसमें एक कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यदि सही संख्या पूछता है तो 599.93, ठीक है। यदि ये पूछता है तो ये लगभग में आएगा तो 600 किलोमीटर, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना होती है और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया, ठीक है। महरोडी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी पिथौरागढ़ में है। और 1977 में इसकी स्थापना होती है, ये भी कस्तूरी मृग से ही संबंधित है, ठीक है। फिर देखो खनिज, यहाँ पर खनिज कौन कौन से होते हैं, मैग्नेसाइट, जिसके लिए चंडा क्षेत्र यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा डोलोमाइट, तांबा और बेस मेटल्स भी यहाँ पर मिलता है। साथ ही शीशा, शीशा राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कहां पर मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है, ठीक है। कृषि यदि आप देखते हैं तो कृषि में मक्का, सवा और सोयाबीन यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में पूर्वी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि 2005 से शुरू हुई है, 280 मेगावाट इसकी क्षमता। और कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली ये पहली परियोजना, ठीक है। तो कहीं से भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने गलत नहीं करना है इसको, ठीक है। अगली जो परियोजना है उनमें एक है गरबा तवाघाट परियोजना, जो कि काली नदी पर है, ठीक है, काली नदी पर है। तालेश्वर परियोजना एक है सुरनीगाड़ परियोजना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, सारे पूछे जाते हैं। यदि यहाँ पर आप नदियां देखते हैं, पिथौरागढ़ में नदियां कौन कौन सी नदियां हैं, नदी तंत्र भी हल्का सा हम जानते हैं। मुख्यतः यहाँ पर काली नदी तंत्र आपको मिलेगा, ठीक है, काली नदी तंत्र। तो इस नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, काली नदी, ठीक है। तो इसकी सबसे प्रमुख नदी काली नदी है, जिसकी लंबाई कितने 252 किलोमीटर। उद्गम होता है काला पानी से, ठीक है, काला पानी लिपुलेख के पास पड़ता है काला पानी, वहां से इसका उद्गम होता है। और पिथौरागढ़ और नेपाल के मध्य बॉर्डर बनाते हुए ये नदी टनकपुर के ब्रह्मदेव मंडी से, ठीक है, टनकपुर के पास में एक नेपाल में क्षेत्र पड़ता है ब्रह्मदेव मंडी, वहां से शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, काला पानी से निकलती है। तो राज्य की सबसे लंबी नदी भी यही है, ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी। इसके बाद भागीरथी आती है 205 किलोमीटर, उसके बाद अलकनंदा आती है 195 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी है, ठीक है। उद्गम काला पानी से होता है। स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है, श्यामा नदी, ठीक है, श्यामा नदी।
तथा इसके जल को अपवित्र माना गया है। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है, श्यामा नदी, और इसके जो जल है उसको अपवित्र माना गया है। ठीक है, इसकी सहायक नदी, पहली सहायक नदी कुठियांगटी। ठीक है, कुठियांगटी इसकी पहली सहायक नदी है। इसके अलावा पूर्वी धौली गंगा, अन्य सहायक नदियों में पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा जिसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, लिस्सा और नांदारमा। ठीक है, श्याल पंथ में मिलती है, श्याल पंथ में। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां। ठीक है, लिस्सर और नांदारमा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, लिस्सर और नांदारमा, जो कि श्याल पंथ में काली नदी से मिल जाती है। इसके अलावा गोरी गंगा भी इसकी एक सहायक नदी है, गोरी गंगा। गोरी गंगा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि जौलजीबी में दाईं ओर से मिलती है, जौलजीबी। ठीक है, जौलजीबी में मिलती है दाईं ओर से। यहाँ पर एक मेला भी लगता है, जौलजीबी का मेला, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जौलजीबी का मेला। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 104 किलोमीटर। गोरी गंगा की लंबाई है 104 किलोमीटर। और सहायक नदियां हैं, गोरी गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, रमलगाड़, मदकानी, और गोनखा घाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रमलगाड़, मदकानी और गोनखा घाट, जो कि किसकी सहायक नदी है, गोरी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये लोग, आप लोग नदियां यहाँ पर प्रमुखता काली नदी तंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें काली नदी मुख्य नदी है, 252 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जिसका उद्गम काला पानी से होता है और चंपावत के टनकपुर के पास से, ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी के पास से शारदा मंडी में, शारदा नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर की लंबाई है। स्कंद पुराण में इसका नाम क्या है, श्यामा नदी इसको कहा गया, और इसके जल को अपवित्र माना गया। ठीक है, पवित्र किसको माना गया है, सरयू नदी को, बागेश्वर में पढ़ चुके हैं। प्रथम सहायक नदी कौन सी, इसकी कुठियांगटी। इसके अलावा इसकी अन्य सहायक नदियों में पूर्वी धौली गंगा इसकी सहायक नदी है। ठीक है, लिस्सर और नांदारमा पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा गोरी गंगा इसकी सहायक नदी, ठीक है, जो कि जौलजीबी में मिलती है, और 104 किलोमीटर गोरी गंगा की लंबाई है। रमलगाड़, मदकानी गाड़ और गोनखा गाड़ की इसकी सहायक नदी है गोरी गंगा की। तो हल्का सा इसका हम एक मैप बनाकर इसको पढ़ते हैं। एक और सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी वो कौन सी है, सरयू। ठीक है, सरयू जो कि काली की सहायक नदी है। ठीक है, पंचेश्वर में काली से मिलती है सरयू। ठीक है, सरयू पंचेश्वर में मिलती है, पंचेश्वर में काली से मिलती है। ठीक है, 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 146 किलोमीटर लंबाई है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू को माना जाता है। सरयू की सहायक नदियों में कौन सी है, पूर्वी रामगंगा सहायक नदी है, पूर्वी रामगंगा, जो कि रामेश्वर में सरयू से मिलती है। ठीक है, सरयू से संगम बनाती है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, रामेश्वर में सरयू से संगम बनाती है, और इसकी लंबाई कितनी, 108 किलोमीटर। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, पूर्वी रामगंगा इसकी लंबाई 108 किलोमीटर, जो कि रामेश्वर में सरयू से संगम बनाती है। कल हमने देखा था वहां पर एक राम का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा राम की पैड़ियां कहां पर हैं, रामेश्वर में। ठीक है, एक पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध स्थल है।
वहां पर दो नदियों का संगम होता है, एक सरयू का संगम होता है और एक पूर्वी रामगंगा का। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, नाम है क्या, पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, सरयू की सहायक नदी कौन सी है, पूर्वी रामगंगा। और इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां, पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक है भुजपत्री घाट, ठीक है, गरगतिया, एक है काला पानी गाड़, काला पानी गाड़, और अगली है बेरल गाड़, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसकी ये चार सहायक नदियां हैं। अब देखो काली नदी, इस तरह से, ठीक है। उद्गम कहां से है, काला पानी से, उद्गम है काला पानी से। टोटल लेंथ है इसकी 252 किलोमीटर। और कहां तक का जाती है, ब्रह्मदेव मंडी यानी कि टनकपुर लिख लेते हैं, ठीक है, टनकपुर तक का। तो 252 किलोमीटर राज्य में इसकी कुल लंबाई है, जो कि टनकपुर से शारदा नाम से, ठीक है, शारदा नाम से राज्य से बाहर हो जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहली सहायक नदी कौन सी, कुठी यांगटी, फिर है पूर्वी धौली गंगा, जो कि कहां पर मिलती है, श्यालपंथ, ठीक है। फिर है गोरी गंगा, ठीक है, कहां पर मिलती है, जौलजीबी में, ठीक है, जौलजीबी में मिलती है गोरी गंगा। कहां से निकलती है ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से, ठीक है, मिलम ग्लेशियर, ये भी आपने ध्यान रखना है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जौलजीबी में यहां पर मिल जाती है। फिर आती है इसकी, देखो एक सहायक नदी कौन सी, सरयू, जो कि बागेश्वर से आ रही है, ठीक है, सरयू। सरयू की सहायक नदी कौन सी, पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा कहां पर मिल रही है, रामेश्वर में, ठीक है। सरयू कहां से निकलती है, बागेश्वर से आ रही है, इसमें रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा मिल जाती है, ठीक है। और सरयू जो कि कहां पर मिलती है, पंचेश्वर तीर्थ, ये चंपावत में पड़ता है, ठीक है, पंचेश्वर, यहां पर काली नदी से सरयू का मिलन होता है। और इसके अलावा एक आती है लधिया नदी, ये भी किसकी सहायक है, काली की सहायक है, ठीक है। तो इस तरह से काली नदी का तंत्र बनता है, काला पानी से काली नदी निकलती है। इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, कुठी यांगटी है। फिर पूर्वी धौली गंगा, इसमें कहां पर मिलती है, सियाल पंथ के पास मिलती है, ठीक है, इस तरह से पूर्वी धौली गंगा। फिर एक गोरी गंगा यहाँ पर जौलजी में मिलती है, ठीक है। सरयू मिलती है कहां पर, पंचेश्वर में। सरयू की सहायक नदी कौन सी, जो पिथौरागढ़ में आती है, पूर्वी रामगंगा। अन्य सहायक नदियां भी हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बागेश्वर में सरयू की सहायक नदी थी वो हम देख चुके हैं, अल्मोड़ा की देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो पिथौरागढ़ की मुख्य नदी है उन पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका काली नदी का तंत्र एक बन जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से एक तंत्र इसका बना लीजिए, ताकि आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये नदी तंत्र हो गया यहाँ का, काली नदी और उसकी सहायक नदियां जो कि पिथौरागढ़ में बहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से यहाँ पर, इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है विरथी, 126 मीटर ऊंचा है, ठीक है, विरथी जलप्रपात। फिर है भुरभुनी, भेलछड़ा, ये भी जलप्रपात है, ठीक है। अगला जलप्रपात है यहाँ का गरुड़ प्रपात, गराऊ प्रपात, और एक और प्रपात है यहाँ पर, कौन सा, राथी झरना, ठीक है, राथी झरना। देखो विरथी प्रपात, जिसकी हाइट पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अत्यधिक इसकी ज्यादा हाइट है, 126 मीटर इसकी
ऊंचाई है पूछी जा सकती है। उसके अलावा भुरभुनी जलप्रपात, भेलछड़ा जलप्रपात और राठी झरना भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। साथ ही गरुड़ प्रपात और गराऊ प्रपात भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। देखो गरुड़ प्रपात, गरुड़ नाम से 4 चीजें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक है गरुड़ ताल जो कि नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। गरुड़ जो तहसील है वो कहाँ पड़ती है? बागेश्वर में। गरुड़ स्थान पड़ता है बागेश्वर में, गरुड़ ताल पड़ता है नैनीताल में। गरुड़ प्रपात कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। और एक गरुड़ चट्टी प्रपात, ठीक है। देखो गरुड़ ताल, ठीक है, गरुड़ स्थान, एक है गरुड़ प्रपात और एक है गरुड़ चट्टी प्रपात। ये 4 चीजें पड़ती हैं, जिसमें गरुड़ ताल कहाँ है? नैनीताल में है। गरुड़ स्थान कहाँ है? बागेश्वर में। गरुड़ प्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में। और गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो चारों अलग अलग हैं, तो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला यहाँ का है वाहन पंजीकरण नंबर। UK05, ठीक है, UK05 याद रखेगा। UK05 कहाँ का है? पिथौरागढ़ का। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग अल्मोड़ा और रानीखेत भी लिख लीजिए, क्योंकि अल्मोड़ा जनपद में मैं ये बताना रह गया था, ठीक है। तो अल्मोड़ा का कितना है? इसका UK01, ठीक है, UK01 अल्मोड़ा का। और इसके अलावा रानीखेत, रानीखेत का UK20, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अल्मोड़ा का UK01 है, रानीखेत का UK20 है और पिथौरागढ़ का कितना है? UK05, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिथौरागढ़ का कितना है? UK05। अगला है यहाँ पर एक पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। किस नाम से? एडवेंचर्स लवर के नाम से, ठीक है। एडवेंचर्स लवर के नाम से कहां पर है? पिथौरागढ़ में। ये भी आपने ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर एडवेंचर्स लवर के नाम से पिथौरागढ़ में एक सेंटर भी है, संस्थान भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण चीजें है नहीं। प्रमुख मेले यहाँ के देखते हैं। अन्य संस्थान यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। प्रमुख मेले यहाँ पर कई सारे मेले पिथौरागढ़ में लगते हैं, क्योंकि एक तो जनजातियां भी यहाँ पर रहती हैं, दूसरा कई तरह की संस्कृतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। प्रमुख मेलों में सबसे पहला हाटकेश्वर मेला, जो कि गंगोली हाट में लगता है, ठीक है। अगला है थल मेला, थल मेला, ठीक है। टोकरिया मेला, जो कि चंडाक में लगता है, ठीक है, टोकरिया मेला। अगला मेला है यहाँ का बौराड़ी मेला, पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। बौराड़ी मेला कहां पर? सैमदेव स्थल, सैमदेव में लगता है, ठीक है, बौराड़ी मेला। अगला मेला है यहाँ का मोस्टा मानू मेला, मोस्टा मानू मेला, ठीक है, ये भी पिथौरागढ़ में लगता है, मोस्टा मानू मंदिर पर। फिर है मल्लिकार्जुन मेला, मल्लिकार्जुन मेला ये भी पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। चौपखिया मेला, जौलजीबी मेला, ठीक है, 1914 से शुरू हो रखा है जौलजीबी मेला, 1914 से शुरू है। कहां पर लगता है? जौलजीबी में। काली और काली और गोरी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? जौलजीबी। वहीं पर जौलजीबी मेला 1914 से जो शुरू हुआ है, ठीक है। अगला नाग पंचमी मेला, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, नाग पंचमी, ठीक है। नाग पंचमी मेला के अलावा यहाँ पर एक ब्यास मेला लगता है,
ठीक है। गुंजी में लगता है व्यास मेला। तो ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। देखो हाटकेश्वर मेला, गंगोली हाट में लगता है, थल मेला, फिर टोकरिया मेला जो कि चंडाक में लगता है, बौराड़ी मेला, देखो बौराड़ी स्थल है टिहरी में भी आता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बौराड़ी मेला सैमदेव में लगता है, ठीक है। मोस्टामानू मेला, मोस्टामानू मंदिर पर लगता है। मल्लिकार्जुन मेला मल्लिकार्जुन मंदिर पर लगता है, ठीक है। चौपकिया मेला पिथौरागढ़ का ये। जौलजीबी मेला जौलजीबी में लगता है, जो कि 1914 से शुरू हुआ है, ठीक है। और काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी स्थित है, यहीं पर ये मेला भी आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष नवंबर में ये आयोजित होता है, ठीक है। नाग पंचमी मेला जो कि धौलनाग में लगता है, ठीक है, धौलनाग। नाग पंचमी मेला कहां पर लगता है? धौलनाग में, ठीक है। इसके अलावा व्यास मेला कहाँ लगता है? गुंजी में आयोजित होता है, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख मेले हैं। प्रमुख उत्सव और महोत्सव, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। प्रमुख उत्सव और महोत्सव, सबसे पहला है जुमली हवा सामो उत्सव, ठीक है। ये लगता है व्यास घाटी में प्रत्येक 12वें वर्ष में, ठीक है। हर साल आयोजित नहीं होता है, प्रत्येक 12 साल में आयोजित होता है। कौन सा? जुमली हवा सामो उत्सव। इसके अलावा एक और यहाँ पर होता है, वो होता है कंडाली महोत्सव, जो कि भोटिया जनजाति का होता है, ठीक है, तो वो जनजाति में हम पढ़ेंगे। फिर है नंदा का लोक उत्सव, नंदा का लोक उत्सव, ठीक है। ये होता है जौहार क्षेत्र में। इसके अलावा है एक मोस्टामानो महोत्सव, ठीक है। मोस्टामानो मंदिर में ही लगता है। सौर घाटी, ठीक है, सौर घाटी, सौर घाटी मोस्टामानो मंदिर में आयोजित होता है, ठीक है। अगला है गबाल देव का उत्सव, गबाल देव का उत्सव, ठीक है। दारमा और चौदास में लगता है, ठीक है, दारमा और चौदास क्षेत्र, यहां पर इसका आयोजन होता है, ठीक है, गबाल देव का उत्सव। अगला देखो हिल जात्रा उत्सव, हिल जात्रा उत्सव जो कि धान रोपाई पर किसानों के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, धान रोपाई पर किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, किसानों द्वारा आयोजित होता है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है? नेपाल की देन है, ठीक है, नेपाल की देन इसको माना जाता है। क्वेश्चन बन चुका है नेपाल की देन वाला, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा उत्सव नेपाल की देन है? ठीक है, हिल जात्रा उत्सव ये नेपाल की देन है। इसके अलावा छोलिया नृत्य महोत्सव, छोलिया नृत्य नृत्य जिसका मूल कहाँ? पिथौरागढ़ ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका महोत्सव भी कहां पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। इसके अलावा गंगावली महोत्सव, गंगावली महोत्सव ये भी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। कहां पर? सरयू और रामगंगा के संगम पर, ठीक है। अन्य उत्सवों में यहां पर महेशानी महोत्सव है, जो कि झूला घाट में मनाया जाता है, महेशानी महोत्सव, ठीक है। इसमें भारत और नेपाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, ठीक है, भारत और नेपाल संयुक्त रूप से भारत और नेपाल की संस्कृति इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक है देवोरा धार्मिक यात्रा, ये भी कहां मनाए जाते हैं? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़।
लगभग लगभग 1.5 साल की होती है, लोग मंदिरों की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है। तो ये देवोरा धार्मिक यात्रा जो कि पिथौरागढ़ में मनाई जाती है। इसके अलावा देखो एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके इस तरह से, दारमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, ठीक है। दारमा घाटी क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड के किस स्थल को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, ठीक है। दारमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दारमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के प्रमुख उत्सव और महोत्सव, जिनमें सबसे पहला है जुमली हवा सामो उत्सव, जो कि व्यास घाटी में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। देखो व्यास घाटी कहाँ है, पिथौरागढ़ में। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। नंदा का लोक उत्सव कहाँ मनाता है, जौहार क्षेत्र में, ठीक है। मोस्टा मानू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सौर घाटी में मनाया जाता है, ठीक है। फिर गबाल देव का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी दारमा और चौदास क्षेत्र जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है वहां पर मनाया जाता है। हिल जात्रा उत्सव जो कि धान रोपाई पर किसानों द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। और नेपाल की देन इस उत्सव को माना जाता है। फिर छोलिया नृत्य जो कि पिथौरागढ़, इसका महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। और छोलिया नृत्य का उद्भव भी कहाँ से हुआ है, पिथौरागढ़ से ही हुआ है। इसके अलावा गंगावली महोत्सव, देखो यहाँ गंगा आ गया तो यहाँ भी गंगा, ठीक है। सरयू और रामगंगा के संगम रामेश्वर में, ठीक है। फिर महेशानी महोत्सव जो कि झूला घाट मनाया जाता है, ठीक है। भारत और नेपाल की संस्कृति की झलक इसमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन बनेगा निम्न में से किस महोत्सव में संयुक्त रूप से भारत एवं नेपाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, किसमें मिलती है, देखो महेशानी महोत्सव, ठीक है। फिर देवोरा धार्मिक यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है, पिथौरागढ़ में। और दारमा घाटी को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड के किस स्थान को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, किस स्थान को जाना जाता है, दारमा घाटी को, ठीक है। तो ये यहाँ के महोत्सव है, यहाँ के प्रमुख मेले। आगे देखते हैं यहाँ का परिवहन और पत्र पत्रिकाएं। देखो परिवहन में यहाँ पर सबसे पहले सड़क परिवहन में देखते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, ठीक है। ये 9 पिथौरागढ़ को जोड़ता है। सितारगंज खटीमा टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पिथौरागढ़ में जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर सड़क परिवहन के अलावा यहाँ पर देखो एक है नैनी सैनी हवाई अड्डा, ठीक है। नैनी सैनी हवाई अड्डा, ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में पड़ता है, ये भी पूछा जाता है, लगातार क्वेश्चन बनता है। नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है, ठीक है। या पिथौरागढ़ जनपद से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, पिथौरागढ़ किस राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है, किसमें हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, ठीक है। नैनी सैनी हवाई अड्डा यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज आपने ध्यान रखनी है, रेल परिवहन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेल पथ नहीं है, रेल पथ नहीं है। उत्तराखंड में अभी तक रेल पथ मात्र 6 जिलों में, ठीक है। अभी कर्णप्रयाग वाली जो परियोजना है वो निर्माणाधीन है, तो रेल पथ वहां पर अभी आया नहीं है। तो रेल पथ मात्र 6 जिलों में आपने ध्यान रखना है, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। इतने जिलों में रेल पथ का विस्तार है, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, पौड़ी में, सबसे कम है पौड़ी में, ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा कहाँ है, हरिद्वार में। सबसे ज्यादा कहाँ है, हरिद्वार में। ये भी आपने ध्यान रखना है, सबसे कम कहाँ है, पौड़ी में, सबसे ज्यादा कहाँ है, हरिद्वार में, रेल पथ में, ठीक है। अंतिम स्टेशन कौन कौन से, देखो अंतिम स्टेशन है कोटद्वार, ठीक है। इसके अलावा काठगोदाम है, कोटद्वार है, टनकपुर और देहरादून, ठीक है। 4 अंतिम स्टेशन देखो, कोटद्वार, काठगोदाम, टनकपुर और देहरादून। इनमें से भी 3 जिले ऐसे हैं जो पर्वतों के बीच में स्थित है, ठीक है, लगभग पर्वतों की तलहटी पर। इसमें कोटद्वार है, टनकपुर है, ठीक है, और काठगोदाम है। देहरादून घाटी एरिया में है, ठीक है। बाकी ये तीनों बिल्कुल तलहटी पर स्थित, ठीक है। टनकपुर पर्वत की तलहटी पर, कोटद्वार भी और काठगोदाम भी, तीनों अंतिम स्टेशन है। सबसे प्राचीन स्टेशन कौन सा इनमें, काठगोदाम, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन है।
1884 में रेलवे पथ यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है। केवल 6 जिलों में रेल पथ का विस्तार है। क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस जिले में रेल पथ का विस्तार नहीं है, तो इन 6 के अलावा भी जो भी जिला आपको मिलेगा उनमें नहीं है। उनमें एक पिथौरागढ़ भी जहां पर रेल पथ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 6 जिले आप लोगों ने याद रखने हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, इनमें रेल पथ का विस्तार है, अन्य में नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा हरिद्वार में, सबसे कम पौड़ी में। ठीक है, अंतिम स्टेशन है 4, सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, काठगोदाम है। बाकी फैक्ट हम परिवहन वाला जब अध्याय पढ़ेंगे उसमें पूरा संपूर्ण जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हैं देखो, सबसे पहले प्रमुख पत्रिकाएं देख लेते हैं। ठीक है, एक तो है आज का पहाड़ और दूसरा है मध्य हिमालय। आज का पहाड़ और दूसरा है मध्य हिमालय। ठीक है, आज का पहाड़ कैसा है, यह है त्रैमासिक, त्रैमासिक। मध्य हिमालय मासिक, ये पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका और त्रैमासिक पत्रिका। इसके अलावा एक आता है पत्र, ये पत्रिकाएं थी। पत्र कौन सा है यहां से, हिमाल प्रसंग, हिमाल प्रसंग जो कि पाक्षिक है। ठीक है, 15 दिन वाला पाक्षिक है, हिमाल प्रसंग पाक्षिक है, ये आपने ध्यान रखना है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं में यहाँ पर पत्रिकाएं कौन कौन सी है, आज का पहाड़ और मध्य हिमालय, त्रैमासिक और मासिक है। ठीक है, इसके अलावा पत्र कौन सा है, हिमाल प्रसंग। तो आज पिथौरागढ़ में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे पिथौरागढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, देखना ना भूलें इसको भी, क्योंकि इसमें भी लगभग जितने व्यक्तित्व यहाँ के हैं उनके कार्य और उन्हें जो जो पुरस्कार प्रदान किए गए वो सब लगभग कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और यदि आप लोगों को मैटर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है, और अच्छे से आप समझ पा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहेंगी। पूरा मार्गदर्शन आपको मिलेगा उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम या किसी भी उत्तराखंड में एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।